हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में समझते हैं हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत को समझते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ हावर्ड गार्डनर, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ये देखिए लिखा हुआ है हावर्ड गार्डनर। क्या है हावर्ड, एक मिनट। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं होती है, राइट। तो फर्स्ट, शाब्दिक शाब्दिक भाषाई बुद्धि, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है, राइट। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं, राइट ना। अब नेक्स्ट है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका अधिक विकास होता है वो अकाउंटर, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आगे है स्थानिक बुद्धि। क्या है स्थानिक बुद्धि, स्पेशल स्पेशल इंटेलिजेंस। अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, जैसे मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया, यह सब अमूर्त मतलब दिखता नहीं है, पहले दिखता नहीं है, उसके आधार पर एक मानसिक छवि प्रदान करता है, बनाता है, उसी को कहते हैं स्थानिक बुद्धि। पूछेगा एग्जाम में कि वह आदमी जो अमूर्त तथ्यों के आधार पर एक मानसिक छवि बनाता है किस बुद्धि का एग्जाम्पल है, तो आपको टिक करना होगा स्थानिक बुद्धि को, राइट। अब नेक्स्ट देखिए शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गति बुद्धि को कहते हैं इंग्लिश में बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो अभिनेता, अभिनेत्री बनते हैं, अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर आदि बनते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होते हैं वे सिंगर, इंटरटेनर आदि बनते हैं। अगर एक नेक्स्ट यहाँ पे बुद्धि के बारे में दिया हुआ है, यह जो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इसको आप इंग्लिश में याद रख करिएगा तो बेटर रहेगा। जैसे इंटरपर्सनल, यहाँ पे देखिए आप इसको कहिएगा आप इंटरपर्सनल। क्या इंटरपर्सनल, इसको कहना है इंटर, यहाँ पे लिखा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है यह पता चलता है। जैसे नेता आता है आपके गांव में तो कहता है नेता नहीं मैं आपका बेटा हूँ, राइट। तो वह दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा इंटरेक्ट करता है नेता। जैसे यहाँ लिखा हुआ है जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं, राइट। जैसे शिक्षक भी इसमें आ सकते हैं। आगे लिखा हुआ है अंतः वैयक्तिक बुद्धि, इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल। देखिए इंटरपर्सनल रहेगा तो वह दूसरे के हाव भाव को समझता है, जैसे नेता हो गया, दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करता है। इंट्रापर्सनल में इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। इंट्रापर्सनल खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, राइट। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे किसान आदि बनते हैं, जैसे यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि यानी इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए, कैसे आए, भगवान कौन है, समझ रहे हैं ना। उसको कहते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे साधु, संत, फिलोसफर आदि बनते हैं। एक इसका आलोचना करती है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना है जा सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते हैं, राइट। अभी आपको ये CDP से कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं आपको हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ आप समझ लीजिए इसके बारे में, किसके बारे में, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा। लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, ग्रोथ को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अभिवृद्धि और डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं विकास। तो लिखा हुआ है कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। जैसे देखिए यह बालक इतना मतलब छोटा था, फिर इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हो गया, तो यह वृद्धि हो रहा है, समझ रहे हैं ना। अब इसी प्रकार लिखा हुआ जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे कहते हैं विकास, समझ रहे हैं ना। विकास को हाइट बढ़ने से लेना देना नहीं है, आगे आप भी समझिएगा। लिखा हुआ वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि का स्वरूप एक एक्सटर्नल होता है, कहने का मतलब बाह्य का मतलब जो दिखता है। वृद्धि जो है दिखता है, जैसे आप समझिए यहाँ पे यह बालक पहले छोटा था अब बड़ा होगा, तो इसको देख सकते हैं आप, यही इसी को कहते हैं एक्सटर्नल। आगे लिखा विकास का स्वरूप आंतरिक, मतलब किसी आदमी में कितना विकास है वह आप नहीं देख सकते हैं, एवं बाह्य दोनों होता है। याद रखिएगा बुद्धि का स्वरूप बाह्य होता है और विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, राइट। डेवलपमेंट इज बोथ एट एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेवल्स। आगे लिखा हुआ है वृद्धि कुछ समय के लिए, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि जैसे देखिए यहाँ पे समझिए अच्छे से, वृद्धि जो है कुछ समय, जैसे देखिए
बच्चा छोटा था, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, अब इसके बाद नहीं बढ़ सकता है, तो वृद्धि रुक गया कि नहीं रुक गया, जैसे लंबाई और चौड़ाई बढ़ना, राइट। और विकास जीवन भर चलता है, विकास जीवन भर चलता है, डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट आवर लाइफ, ग्रोथ स्टॉप आफ्टर अ टाइम। आपको समझ में आ गया होगा, वृद्धि जो है कुछ समय के बाद रुक जाता है और विकास जीवन भर चलता रहता है, गर्भ से मतलब जन्म लेने से मृत्यु तक चलता है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, वृद्धि क्रम के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, जैसे कभी लंबाई बढ़ती है तो कभी भार बढ़ता है, कभी भार बढ़ता है तो कभी लंबाई बढ़ता है। अब आगे विकास में निश्चित क्रम होता है, उदाहरण हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, मानसिक विकास सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। अब आगे समझिए, एक और 2-3 टॉपिक्स है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो यहाँ है वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, वृद्धि का जैसे हम लंबाई माप सकते हैं, चौड़ाई माप सकते हैं, और विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण, हम मानसिक विकास नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं, केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है, ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटिव, और डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। जैसे विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, और वृद्धि परिमाणात्मक होता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और न भी। उदाहरण, जब कोई आदमी मोटा हो जा रहा हो तो उसका वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है। कभी कभी देखते हैं कि कोनो कोनो छोटे छोटे बच्चा रहता है, उसका मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ में मतलब तेज रहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिसका वृद्धि नहीं होगा, जो मतलब हाइट में छोटा होगा, वो उसके पास दिमाग ना होगा, डेवलपमेंट उसका नहीं होगा। लिखा हुआ है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। तो यही रहा आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी और आप समझ लीजिए, इसको समझिए, विकास के आयाम जो है, हाँ इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, विकास का आयाम को समझना जरूरी है। लिखा हुआ विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायरेक्शन में होता है। शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास। शारीरिक विकास को कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट। देखिए, मोटर डेवलपमेंट में होता है, यह एक तरह का बालक के शारीरिक विकास से जुड़ी होता है, यह मसल हड्डियों की क्षमता पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालकों चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन आदि करने में शामिल क्रिया के 2 भागों में बांट सकते हैं इसको। फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल को समझिए आप। देखिए, फाइन मोटर स्किल लिखा हुआ है, फाइन मोटर स्किल में मसल्स का कम यूज होता है, जैसे अभी हम लिख रहे हैं तो इसमें मसल का ज़्यादा यूज ना हो रहा है, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे देखिए पिक्चर लिखा हुआ है, जैसे राइटिंग कर रहा है बालक, इसमें मसल का ज़्यादा यूज ना हो रहा है। कलरिंग कर रहा है, मसल का यूज नहीं हो रहा है। कटिंग कर रहा है, मसल का यूज ना हो रहा है, पावर ना लग रहा है। ब्रेकिंग चपाती मतलब रोटी तोड़ रहा है, ज़्यादा पावर ना लग रहा है, मतलब ज़्यादा मसल का यूज ना हो रहा है। अगर उसी में बच्चा तैरेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा मसल का यूज होगा, तो वह हो जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल। अभी यह जितना भी एग्जाम्पल है, यह फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से आप समझिए, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ ग्रॉस मोटर स्किल क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें मसल का ज़्यादा यूज होता है। जैसे स्विमिंग करिएगा तो आपका मसल का ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, जंपिंग करिएगा तो मसल का यूज होगा, रनिंग करिएगा तो भी मसल का ज़्यादा यूज होगा, समझ रहे हैं ना। आगे समझिए, लिखा हुआ है यहाँ पे मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास, ये सबको बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, ये छोड़िए, टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हम बताते हैं। हाँ ये सही ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, बाल विकास की अवस्था, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। तो आप समझ सकते हैं, लिखा हुआ देखिए बाल विकास की अवस्था, तो पहला होता है प्रसव पूर्व, इसको कहते हैं प्री नेटल स्टेज, जो 9 महीने या 280 दिन का होता है। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होता है। पूछेगा कौन अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होता है, तो प्रसव पूर्व अवस्था, जो 9 महीने या 280 दिन का होता है, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर में बताया गया है। आगे लिखा हुआ है शैशवा अवस्था, इन्फेंसी स्टेज, जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं शैशवा अवस्था। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, राइट। अब आगे है तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, इसको कहते हैं तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था। शैशवा अवस्था को कहते हैं नैतिकता का अभाव रहता है, मोरालिटी का अभाव रहता है इसमें। अब है आगे है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, 2 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, इसमें बच्चा इमिटेशन द्वारा सीखता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होता है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा के पास क्यूरियोसिटी ज़्यादा होता है। इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है।
अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को टॉय एज कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। कौन? पूर्व बाल अवस्था भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। एक बात समझ लीजिए, अर्जन है, यहाँ पे भाषा अर्जन होता है, एक भाषा अधिगम होता है। देखिए भाषा अधिगम, अर्जन के मतलब अपने आप सीख जाना, समझ रहे हैं ना। अर्जन के मतलब भाषा अपने प्राकृतिक रूप से जो बच्चा सीखता है उसी को कहते हैं भाषा अर्जन। और जो भाषा अधिगम होता है उसमें आपको पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, समझ रहे हैं ना, उसमें प्रयास करना पड़ता है, उसको कहते हैं अधिगम। तो ये बात को आप समझिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष का जो एज होता है उसको कहते हैं। इसके बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ देख लीजिए। इसे तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। किसे? उत्तर बाल्यावस्था को। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है, लेटर चाइल्डहुड को। लेटर चाइल्डहुड याद रखिएगा, 6 से 12 वर्ष। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है। इसे सुफुर्ती की अवस्था, स्मार्टेड कहा जाता है। किसे? उत्तर बाल्यावस्था को। इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है। देखिए इसको खेलों की अवस्था कहा जाता है, खेलों की अवस्था कहा जाता है। और यहाँ पे क्या था, इस अवस्था और पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज कहा जाता है, और यहाँ पे है खेलों की अवस्था कहा जाता है। किसको? उत्तर बाल्यावस्था को। नेक्स्ट इसे टोली समूह की अवस्था कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। किसे? उत्तर बाल्यावस्था को। आगे समझने वाली बात क्या है, यहाँ देखिए किशोरावस्था के बारे में दिया हुआ है। किशोरावस्था 12-13 से लेकर 18 वर्ष तक होता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किसे? किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। किसे? किशोरावस्था को आंधी तूफान, उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है, लड़का लड़की को अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के को अट्रैक्ट होता है। कौन? किशोरावस्था में, जिसको एडोलसेंस कहते हैं, जो 12 से 18 वर्ष के बीच का जो अवस्था होता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। किस अवस्था को? तो किशोरावस्था को। पूछेगा एग्जाम में कि किस अवस्था को गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, तो किशोरावस्था। किशोरावस्था का वर्ष क्या है? 12 से 18। इस अवस्था में वीर पूजा होता है, मतलब कोई भी स्टूडेंट किसी हीरो या हीरोइन को अपना आदर्श मानते हैं। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। राइट, यही था आपका बाल विकास की क्या था, यहाँ देखिए बाल विकास की अवस्था यही था। अब मैं आशा करता हूँ कि अगर यह आप समझ गए होइएगा तो आपका 1 नंबर फिक्स है एग्ज़ाम में। राइट, अब एक और जान लीजिए, ये जानना ज़रूरी है, बुद्धि लब्धि क्या कहते हैं। बुद्धि लब्धि, देखिए 1 मिनट, ये 1 मिनट यहाँ पे देख लीजिए। देखिए सामाजिक बुद्धि, जो समाज से भी होते हैं, या इसको छोड़िए, यहाँ पे देखिए 1916 में ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया। बुद्धि लब्धि का सूत्र है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100 बुद्धि लब्धि का सूत्र है। अब एक बात समझिए यहाँ पे आप बुद्धि लब्धि के बारे में। देखिए जिसका आईक्यू इंटेलिजेंस ये रहेगा 25 से कम रहेगा उसको कहेंगे जड़ बुद्धि। क्या कहेंगे? जड़ बुद्धि कहेंगे। अगर 25 से 49 रहेगा, देखिए ये जरूरी नहीं है, 25 से कम रहेगा तो उसको जड़ बुद्धि कहेंगे। अगर 80 से 89 रहेगा तो सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि से नीचे। ये 90 से 109 रहेगा तो इसको कहेंगे सामान्य बुद्धि। यह याद करना आवश्यक है, 90 से 109। अब आगे देखिए यहाँ पे है, यहाँ अगर 140 से अधिक रहेगा तो इसको प्रतिभाशाली बुद्धि कहेंगे। एक बात समझ लीजिए, बस यहीं पे हम एंड करेंगे इस वीडियो को। थोड़ा है और प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में कुछ दिया हुआ है। प्रतिभाशाली बच्चे अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे अपने डिसीजन लेने में स्वतंत्र होते हैं। इसमें आत्म क्षमता हाई होती है। किन में? जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। इसको क्रिएटिव आइडिया होते हैं इनके पास। किनके पास? प्रतिभाशाली बच्चे के पास। इनमें क्यूरियोसिटी अधिक होती है। इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता है। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। किनका? जो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनका आईक्यू लेवल 140 से अधिक है। राइट, तो अब हम देखते हैं कि कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम आपको छोड़ते हैं। जैसे हाँ एक ये देख लीजिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुरु। लर्निंग डिसेबिलिटीज को हिंदी में कहते हैं अधिगम अक्षमता। क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता। जैसे इसका लिखा हुआ कि सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। एक चर अवस्था या एक क्या है? वेरिएबल स्टेज है। आगे इसको देखते हैं कि कौन कौन लर्निंग डिसेबिलिटीज होता है। जैसे देखिए डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया अगर
आपके पास डिसेबिलिटीज है तो आपको पढ़ने से संबंधित, पढ़ने में कठिनाई होगा, जैसे देखिए बालक को। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। अब बताइए ग्राफ, यहाँ पे ग्राफिया है, ग्राफ पर आप लिखते हैं तो लिखने से संबंधित कठिनाई को डिसग्राफिया कहते हैं, राइट। और नेक्स्ट डिसकैलकुलिया, देखिए कैलकुलेटर से याद रखिए, कैलकुलिया कैलकुलेटर, तो गणितीय गणना से संबंधित अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो होगा डिसकैलकुलिया। और डिसमोर्फिया है, आगे आपको समझाते हैं ऊपर करके। यहाँ पे लिखा हुआ है डिसमोर्फिया, क्या है डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया भ्रम वाली स्थिति इसमें होती है, भ्रम वाली स्थिति होती है डिसमोर्फिया में, भ्रम वाली स्थिति होती है। भ्रम वाली स्थिति ये होता है बच्चे को क्या होता है, मोर और मुर्गा में अंतर न कर पाता है, मोर और मुर्गे में अंतर बच्चा नहीं कर पाता है, कौन मोर है कौन मुर्गा है, तो इसको कहते हैं डिसमोर्फिया। देखिए मोर और मुर्गा, मोरफिया है, मोरफिया, मोर और मुर्गा में अंतर न कर पाता है तो इसको कहते हैं डिसमोर्फिया। आगे है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया को इंग्लिश में डिस्फेजिया बोलने से संबंधित विकार होती है। देखिए यहाँ बोलने से संबंधित विकार को कहते हैं डिस्फेजिया। आगे समझिए यहाँ पे डिस्फेजिया तो हो गया, डिस्प्रैक्सिया है। डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, जैसे आपको बच्चा के साइड में गया फुटबॉल, इसका हाथ हो गया इससे, तो यह हो गया डिस्प्रैक्सिया, शारीरिक कौशल से संबंधित विकास है। एक नेक्स्ट है डिस्थीमिया, तनाव से संबंधित, राइट। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आप यह एक देख लीजिए, ये पूछता है कभी कभी ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित न कर पाता है और बहुत हाइपर एक्टिव होता है, इसे कहते हैं ADHD, राइट। और एक और देख लीजिए यहाँ पे RPWD एक्ट 2016, एक्ट 1995 के स्थान पर PWD एक्ट 2016 लाया गया। PWD एक्ट 2016 में PW एक्ट 1995 में मौजूद विकलांगता के 7 प्रकारों से बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि केंद्र सरकार के पास विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी, राइट। अब आपको हम इसको जो है एंड करता हूँ, किताब को देख लेते हैं कि और इम्पोर्टेंट कौन है। इम्पोर्टेंट देखते हैं, बाकी आपको हम बताते हैं। ये देखिए और एक आप देख सकते हैं, तो ये देख लीजिए, टाइम है आपके पास, तो ये देखिए पियाजे के ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताए हैं। संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होता है, इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। पूछेगा कि बच्चे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किस अवस्था में सीखती है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में, जिसका काल होता है 0 से 2 वर्ष। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, किसमें, इसमें संवेदी पेशी अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, राइट। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देती है। पूछेगा कि किस अवस्था में बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं का छाप बनाना शुरू कर देता है, या पूछेगा ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस अवस्था में आ जाता है, तो संवेदी पेशी अवस्था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष का होता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है, जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की इमेज बन जाता है। अब बताते हैं, इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है, किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें एक और है जीववाद, एनिमिज्म है। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है तो वो कहते हैं जीववाद। जैसे कोई बच्चा गिर जाता है तो वह क्या करता है, रोने लगता है, उसके मम्मी पापा जाता है और वहाँ पे जो है धरती को मारता है, और बच्चा को कहता है चुप रहो, मारे हैं, तो उसको समझ में नहीं आता है। तो यही हुआ कि वह सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, किस अवस्था में, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अहम केंद्रित इगोसेंट्रिज्म, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, यह अहम केंद्रित है, मतलब इगोसेंट्रिज्म है। आगे इसका जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसी अवस्था को देखिए, जो अभी पढ़ रहे हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है अपलटावी का गुण ना आता है। अपलटावी का गुण ये हुआ, जैसे उसको कहिएगा जोड़ने के लिए 6 4 10 जोड़ देगा, उसी को पलट दीजिएगा 6 4, तो उसको बचाने में वो क्या हो जाएगा, सक्षम नहीं होगा। मुद्रा संप्रत्य, दूरी, भार, ऊंचाई निर्धारण की योग्यता आदि ये कॉन्सेप्ट की कमी अवस्था में होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, राइट। अब आगे यही है, केंद्रीकरण क्या होता है कि एक समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देना केंद्रीकरण कहलाता है।
संरक्षण, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। किस अवस्था में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व संकेत। जैसे देखिए आपको बताते हैं, मान लीजिए एक गिलास है राइट, एक ऐसा गिलास है, एक ऐसा गिलास है, ये गिलास हुआ राइट, एक ऐसा गिलास है राइट। उसको इसमें थोड़ा रखिए, मान लीजिए कि चाय रखिए, थोड़ा इतना भरा हुआ है चाय, इसमें पूरा फूल भरा हुआ है, बच्चे के सामने ले जाइएगा तो बच्चा इसी को पकड़ेगा। क्यों? उसको मालूम है नहीं, वो साइज को देख कर इसको चुनता है, साइज को देख कर इसको चुनता है राइट ना। लेकिन इसमें तो है कम, तो इसी को कहते हैं संरक्षण। अगर किसी वस्तु के साइज से में चेंज कर दे तो उसको मतलब क्वांटिटी का प्रभाव नहीं, पता नहीं चलता है पूर्व संक्रात्मक अवस्था में। बच्चों को समझ गए होइएगा आई होप। नेक्स्ट क्रमबद्धता, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाते हैं। क्रमबद्धता मतलब बच्चे को कहिए कि आप उसको एक क्रम में लगाइए, जैसे होता है ना, जैसे छोटा है इसके बाद बड़ा है, फिर एक बाद बड़ा है, एक बाद ऐसा बड़ा है, एक बाद ऐसा बड़ा है। तो जब बच्चा नहीं लगा पाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और जितना भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पढ़े हैं ना, वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा। जैसे देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर सकता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आ जाता है। जैसे उसमें था क्या? अपलटावी, जैसे यहाँ पे था 6 + 4 था तो 10 हो गया। बच्चे के सामने अगर 4 + 6 कर दीजिएगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। किस अवस्था में? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में। यही कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा आसानी से बना देगा। अब जीववाद, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा नहीं समझता था। जैसे जीववाद वह होता है जो सजीव और निर्जीव में अंतर न कर पाता है। जैसे बच्चा गिर जाता है धरती पे, तो उसका मम्मी या पापा धरती को मार देता है तो बच्चा चुप हो जाता है ना, तो वह बच्चा नहीं समझ सका कि सजीव है पृथ्वी की, निर्जीव है कि क्या है, तो वैसी को कहते हैं जीववाद। मुद्रा हो गया, भार हो गया। जैसे बच्चे को सामने आप 2000 का नोट रख दीजिए, 2000 का नोट, 2000 का नोट रख दीजिए और उसके सामने 20 रुपया का सिक्का रख दीजिए, तो बच्चा सिक्का लेगा। बच्चे को मालूम नहीं है कि कौन मतलब क्या है, तो इसी को कहते हैं मुद्रा। भार, संरक्षण, भार जैसे समझ रहे हैं ना। आगे संरक्षण है, संरक्षण का अवस्था भी नहीं रहता बच्चे में। क्रमबद्धता वही जो सीरियसन लगाना होता है। और यह सभी जो होता है अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, जो 7 से 11 वर्ष का होता है। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थोड़ा और समझ लीजिए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष का होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। समझ रहे हैं, बिना वस्तु को बिना देखे। निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। किस में? पूछेगा कि बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में राइट। अब एक और है, एक आलोचना किया हुआ है यहाँ पे, आप समझ लीजिए। यहाँ है पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। पियाजे ने मानसिक विकासों के चरणों में के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता में अधिक सीख सकता है। यह बात सही है, बट इतना आप देखना था, समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दिए हुए हैं राइट। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिकता को समझिए, नैतिकता होता क्या है। तो लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, नैतिकता के बारे में समझिए आप। नैतिकता, मोरलिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। नैतिकता वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। जैसे एक हिंज का कहानी इसमें ट्रेंड करता है, यहाँ पे देखिए, इसको समझना जरूरी है। देखिए एक होता है नैतिक दुविधा, मोरल डायलेमा राइट। क्या होता है? नैतिक दुविधा। यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट आप, यही हिंज का कहानी है। नैतिक दुविधा के बारे में भी आप जानिएगा। नैतिक सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो यह एक उसके सामने क्वेश्चन है। इसके बारे में अगर न ही लेगा डिसीजन तो इसी को कहते हैं नैतिक दुविधा राइट। अब आगे समझिए, नैतिक तर्कना है। क्या है? नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना को इंग्लिश में कहते हैं मोरल रीजनिंग। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत के में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। देखिए नैतिक तर्कना वह होता है सही और गलत के बारे में से किसी एक को चुन लेना, नैतिक तर्कना कहलाता है, मोरल रीजनिंग कहलाता है। तो यही है। अब आगे और दिया हुआ है, कोहलबर्ग ने नैतिक के 3 लेवल बताए हैं। तो यह ज़रूरी है, बट टाइम के अभाव के कारण छोड़ रहे हैं इसको। छोड़िए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।
याद रखिएगा। यहाँ देखिए वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, सोशियो कल्चर थ्योरी, वाइगोस्की ने दिया हुआ है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। हम इसे ऐसे कर बता देते हैं। देखिए नॉम चोम्स्की के बारे में आ गया, राइट। ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में आ गया हुआ है, देखिए आप। फिर आगे है, ये देखिए सिगमंड फ्रायड के बारे में है, राइट। आप पूरा देख लीजिए अच्छे से, अब देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम होगा पढ़ने का तो। ये देखिए, बाकी हम फिर वीडियो बनाएंगे, सबको बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट